25 फरवरी 2021 को सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए। आखिर इन नियमों को क्यों लागू किया गया और क्या इन नियमों की वजह से फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशंस, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म इनमें कड़े बदलाव होंगे? चलिए देखते हैं। OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, इसके जरिए ऑडियो वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग जैसी सेवाएं कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू की गई, लेकिन जल्द ही फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज इन जैसे कंटेंट इसमें शामिल होने लगे। अगर हम इसके मार्केट साइज के बारे में बात करें तो मार्च 2019 तक इसका मार्केट वैल्यूएशन लगभग 500 करोड़ था और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2025 तक ये 4000 करोड़ तक जा सकता है। अगर हम इसके यूजर्स की बात करें तो दिसंबर 2019 तक OTT प्लेटफॉर्म पर लगभग 17 करोड़ यूजर्स थे। अब तक आपको इन नंबर के आधार पर इसके मार्केट की साइज समझ में आ गई होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन, इनका असल मकसद लोगों को जोड़ना था, जिससे उनके विचारों की आदान प्रदान हो और उनके बीच का फासला कम हो जाए। लेकिन आज ये एक हथियार है जिसका इस्तेमाल लोग अपने विचार, अपनी सोच और अपने काम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बल्कि बड़े पैमाने पर लोग और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके मार्केट साइज के बारे में बात करें तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इससे समझ में आता है कि ये कितना अहम किरदार अदा करते हैं आम लोगों की जिंदगी में। अगर ये प्लेटफॉर्म इतने बड़े हैं तो इनको रेगुलेट कैसे करा जाता था? ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बॉडीज बनाए गए थे, जैसे कि प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI है, टीवी न्यूज चैनल के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA है, एडवर्टीजमेंट कंटेंट के ऊपर द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ध्यान रखती है और फिल्मों के ऊपर नजर रखता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कोई भी ऐसी बॉडी नहीं बनाई गई थी और इसका फायदा उठाकर दर्शकों के विचारों को, उनके भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए 11 फरवरी 2020 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI इन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल प्रपोज किया था और सितंबर 2020 में इसे लागू किया गया। इसके तहत OTT प्लेटफॉर्म्स खुद से रेगुलेट करेंगे कि कौन सा कंटेंट दिखाना है, ताकि उस कंटेंट की वजह से किसी के भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इस कोड में एज क्लासिफिकेशन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन और पैरेंटल कंट्रोल इनको शामिल किया गया था। इसके तहत वीडियो से पहले अब एज क्लासिफिकेशन और कंटेंट डिस्क्रिप्शन देना अनिवार्य था और इस तरह की सुविधा से दर्शक अब सही निर्णय का चयन कर सकते थे। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज की गई थी। उस PIL के मुताबिक इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो डिजिटल कंटेंट है उसे किसी भी स्क्रीनिंग और फिल्टर के बिना बड़े पैमाने पर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस PIL के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने कुछ सवाल खड़े करे कि क्यों इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, क्यों इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी का गठन नहीं किया गया। ऐसे कड़े सवालों के बाद ये उम्मीद थी कि सरकार के ओर से ठोस कदम उठाए जाएंगे और फिर 9 नवंबर 2020 को कैबिनेट ऑफ सेक्रेटरीट की तरफ से नोटिफिकेशन आया और इसके द्वारा ये बताया गया कि ऑनलाइन कॉन्सेप्ट प्रोवाइडर जो कि ऑडियो वीडियो कंटेंट बनाते हैं,
इनके द्वारा बनाए गए फिल्म्स और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मौजूद न्यूज़ एंड करंट अफेयर कंटेंट, इन दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में मौजूद सेकेंड शेड्यूल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसमें शामिल किया गया। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस पे कड़ी नजर रख सकता था। इन सब बदलावों के बाद 25 फरवरी 2021 को सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट के ऊपर नए गाइडलाइंस साझा किए। कहते हैं कि असहमति होना ये लोकतंत्र की आत्मा है। फिर क्यों सरकार ने इतने कड़े नियम लादकर इन प्लेटफॉर्म्स के इर्द गिर्द का घेरा तंग किया, जानेंगे अगले वीडियो में।